हम बात कर रहे हैं आपसे एस ब्लॉक, ठीक। बेसिक बातें हमने कर ली थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, संडे को बात कर ली थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की पोजीशन कहां है? ठीक है, ग्रुप 1 2, वेरी गुड। तो हमने कहा भैया इसकी पोजीशन जो है वो है ग्रुप 1 और 2, ठीक, ग्रुप 1 और 2। अब जरा ध्यान देना आप, ये ग्रुप 1 और 2 में कहां दिखाई देते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। ये देखो, यहां पे ये आपको दिखाई देंगे इस तरीके से पीरियड्स की फॉर्म में। और पीरियड कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, सेकंड में कौन आता है? लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, ठीक है। इसको याद कैसे किया था हमने? इसको ली ना की रब से पर्याप्त, ठीक है। फिर बेटा, कार, स्कूटर, बाप, लो राजी जो मर्जी लिख लो। अब आपको याद रखना है ये कितना है? ये है 2। 2 का मतलब इसका पीरियड 2 है। एस का मतलब इसका सबशेल एस है 1, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ये 3s1, ये तो नीचे आते हुए क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल। क्या बढ़ रहा है? बात ठीक लिखिए, गलत लिखिए प्रतीक, ठीक है। फिर यहाँ पे 2s2, 3s2, इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए एक ही शेल में, सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है। 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ये टेबल क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, इनकी पोजीशन क्या है? इस पोजीशन को हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बोलते हैं। इस तरीके से एक पीरियड में दिखाई, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2। क्या है? ns1 to 2 ज्यादा अच्छा है। तो ns1 किसी और की होगी और ns2 किसी और की होगी। हाँ, यह है ग्रुप 1, यह है ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या कहते हैं हम? एल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, in S block there is no exception, मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उल्टा बोल दिया मैंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल, और उसमें ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल और एटॉमिक साइज। कोई दिक्कत? खत्म कहानी, आसान है बेटा। हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी करी थी यहाँ पूरी पूरी मदद करेगी। अब आपको एस ब्लॉक में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो बेसिक बातें कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती थी। अब कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या रोल है, देखो कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं हम। एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, दैट इज all members are
मेटल, और याद लूं, कोई बताएगा कैसे मेटल? एक्टिव मेटल। कैसे मेटल है ये? दीपक बात ठीक है? अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं इनकी। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते। तो मैं सीधी सादी बात लिख दूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं देते, लूज करते हैं, बिल्कुल सही। और वो गेन कौन करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को? नॉन मेटल्स, 17th ग्रुप, 16th ग्रुप वगैरह वगैरह। बात ठीक है? ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी समझ में आई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, जरा ध्यान देना, क्योंकि ये हमने पहले इतनी डिस्कस नहीं की। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइड्रा का मतलब बताओ। पानी, वेरी गुड। एशन का मतलब एडिशन। तो मुझे पानी जोड़ने के लिए एंथैल्पी लगानी है। एंथैल्पी मतलब चेंज इन, मेरी बात सुनना, आपने कभी ये देखा है और कभी ये देखा है? ये क्रिस्टलाइजेशन है इसकी। क्या है ये? पहले बताओ कॉपर सल्फेट क्या है? व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर पाउडर। लेकिन ये क्या है? ब्लू क्रिस्टल। क्रिस्टल पता कैसे इसकी शेप होती है बेटा? इसकी एक परफेक्ट शेप होती है इस क्रिस्टल की, ठीक है? मोनोक्लिनिक शेप, ऑर्थोरोम्बिक शेप, तो आप आगे पढ़ोगे जब भी आपका आएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या दोनों में फर्क है? अरे बहुत फर्क है। तो क्या कॉपर सल्फेट को ऐसा बनाने में हाइड्रेशन एंथैल्पी लगी होगी क्या? तो ये सोचना पड़ेगा भाई, क्या इन पे हाइड्रेशन एंथैल्पीज लगती है? एक पॉइंट, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है नेक्स्ट क्लास में आप एक बार पढ़ के आएंगे और मुझे थोड़ा सा समझाएंगे। दूसरी बात, यहां पर जब मैं एस ब्लॉक की बात करता हूं तो हाइड्रेशन ब्लॉक आयन की फॉर्म में हो, तो अगर एस ब्लॉक आयन की फॉर्म में हो तो फॉर ionic S block elements, hydration enthalpy is inversely proportional to size of cation. Size of cation का साइज जितना बड़ा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो उसका ऑर्डर क्या हम ये लिख सकते हैं? ठीक, ये ऑर्डर है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। मैं लिख देता हूं, इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि ये तो बात मैंने बता दी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है और उसका इस तरीके से इफेक्ट क्यों पड़ा। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है और उसका, हम बात कर रहे हैं फ्लेम टेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में सबसे जरूरी चीज क्या है? फ्लेम, मतलब हम यहाँ पे आग जलाएंगे? हाँ, अभी जलाते हैं। हमें करना क्या है? हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट का ना पता लगाना है। टेस्ट का मतलब तो यही होता है भाई, वो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, क्या है? चलो पता लगाते हैं। मैंने कहा भैया सिंपल सा सॉल्ट ले लो, NaCl। आपने कहा ठीक है भैया NaCl ले लिया, सोडियम का सॉल्ट है। हाँ, अब एक काम करो, अब मुझे मान लो तुम्हें पता ही नहीं है सोडियम का सॉल्ट क्लोराइड है या कोई और है या कुछ और है, हो सकता है Na का सोडियम का सल्फेट हो। हाँ, आपको तो मैंने आपसे कहा अगर NaCl या NaSO4 के देखो ये सॉल्ट है इसका, ठीक है? इसको मैंने वॉच ग्लास लिया, ठीक है? अब मैंने आपसे कहा जो वॉच ग्लास में सॉल्ट लिया है ना,
इस सॉल्ट को देखो, सुनो जरा, इस सॉल्ट का पता लगाओ कि ये कौन से वाला सॉल्ट है। तो आपने कहा भैया हमें ना हर हाल में उसका क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? क्लोराइड। चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं अननोन सॉल्ट है हमारा x। अननोन सॉल्ट कौन है हमारा? अच्छा, x को मैंने ऐड किया HCl के साथ। किसके साथ? और बना दिया पेस्ट। क्या बना दिया? जरा देखना। और उस पे उसमें उसको मैंने एक वॉच ग्लास में रखा। क्या है ये रहा हमारे सॉल्ट का पेस्ट। किसके साथ? HCl के साथ। बस अब मैं इसको फ्लेम के ऊपर लाना चाहता हूं। किसी चम्मच में, किसी डंडी पे तो लूंगा, लेकिन वही अपना टेस्ट दे तो। मैंने ऐसी चीज ली जो नॉन रिएक्टिव हो। हाँ, तो ग्लास भी तो सिलिका का बना होता है, सिलिकॉन का, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। तो मैंने कहा एक ऐसी रॉड लो। अब देखना रॉड किसकी ले रहा हूं मैं? प्लेटिनम। देखो किसने बोला अभी प्लेटिनम? प्लेटिनम रॉड लो। किसकी रॉड लो? बिल्कुल सही। ये से भी ज्यादा इनर्ट होता है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम की रॉड के ऊपर मैंने इसको लिया। अब ये तब तुम कहोगे भैया इतनी महंगी रॉड लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसके ऊपर प्लेटिनम का पानी चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर प्लेटिनम को लिया, अब देखना, अब मैंने एक ये प्लेटिनम की वायर ली। इस प्लेटिनम की वायर के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट रखा, सॉल्ट का पेस्ट, और इसको कहां रख दिया? फ्लेम के ऊपर। ये फ्लेम है। ये जो फ्लेम बनाई है किसकी है? ये बंसन बर्नर। इसका मतलब ये बर्नर जो है इसकी फ्लेम क्या लिमिटेड होती है? हाँ, ये आपके स्कूलों में पाया जाता है। ठीक है, इसी फ्लेम पर अगर मैं जलाऊं तो आपको फ्लेम टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, बर्नर अगर तेज हो तो आप अगर फ्लेम टेस्ट, अगर बहुत ताकतवर फ्लेम लोगे, ठीक है, उसकी स्पीड पे या उस चीज और चीजों पे डिपेंड करता है, वो तो लोहे तक को लाल कर देती है ना, तो वो तो फ्लेम का रंग वैसे बदलने लगेगा उल्टा सीधा। नहीं नहीं नहीं, हम एक फिक्स फ्लेम दे रहे हैं, वो है बंसन बर्नर। ठीक है, बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर इसको रखा, और यहां पर फ्लेम ने कलर दिया। फ्लेम ने, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिया शो करा आपको। कलर रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर शो करेंगे। अब इस पे कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों। आपने कहा भैया फ्लेम थी, फ्लेम के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन को रखा, वो सॉल्ट को रखा, सॉल्ट ने कलर शो करा, यहां तक बात समझ आती है, तो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन क्यों शो करा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कहा पहले तो आप एक एटम को देख लो। अंदर है न्यूक्लियस। अंदर क्या है? न्यूक्लियस को मारो गोली, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ये रहे, दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के इलेक्ट्रॉन? ब्लैक विजिबल है इस पे, ठीक है। अब ये एक बहुत दूर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सबसे दूर, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल का फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये एक्साइट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्साइट। अच्छा ठीक है, क्यों हो जाता है एक्साइट? एनर्जी की वजह से। चलो ठीक है, ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का एटम। एस ब्लॉक एलिमेंट का एटम हमने लिया, जिसके इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया। चलो भाई कर लो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ग्राउंड स्टेट पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ग्राउंड स्टेट पे। इसको मैंने दी फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? हीट। हीट क्या होती है? एनर्जी। मैंने इसको एनर्जी दी और ये हल्की सी एनर्जी से एक्साइट हो गया। क्या हो गया? ये भागा किसी और शेल पर। क्यों भाई? शेल का नाम एनर्जी लेवल है, एनर्जी ज्यादा दोगे तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा।
एनर्जी लेवल बढ़ा, ये ऊपर भागा, ऊपर भागा, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर भागता है। लेकिन क्या होगा, फ्लेम जब दी इसको तो उसके बाद अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो वापस भी आएगा क्या, और अगर ये वापस आएगा तो क्या होगा, अगर ये नीचे वापस आएगा, अगर ये वापस आएगा तो ये एनर्जी छोड़ेगा, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर वो एनर्जी 400 से 750 नैनोमीटर के बैंड गैप में हुई तो वो दिखने लगेगा, तो वो ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट का मतलब है अगर आप किसी सॉल्ट को फ्लेम देते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, उसकी ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर जाता है और वापस आता है। आता है, आना जाना करने से, मतलब फ्लेम देने से, खुद ब खुद या फ्लेम देने से, फ्लेम देने से ऊपर जाता है और वापस आता है, फ्लेम देने से ऊपर जाता है, और वो जब वो ऐसा करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर वापस आ रहे होते हैं तो आते वक्त वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर वो एनर्जी हुई लाइट की वेवलेंथ के बीच में तो दिखाई देगा, नहीं हुई तो बात ठीक है। चल सकते हैं अगले स्टेप पे। अब देखो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की, कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट फ्लेम टेस्ट देता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाता है। मैंने कहा बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होता होगा आसानी से एक्साइट, कभी नहीं होता क्या, अरे बंसन बर्नर से नहीं होता, उसके बस की नहीं है, बाकी तो कर देते एक्साइट, बंसन बर्नर से नहीं होता। तो ये दोनों अगर नहीं होते एक्साइट तो आप कहोगे भैया क्यों एक्साइट नहीं हो रहा, हो एस ब्लॉक का है, वो कह रहा मैं नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए क्या ज्यादा होना, कम होना चाहिए, अच्छा ये बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो फ्लेम टेस्ट नहीं होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो फ्लेम टेस्ट नहीं होगा। एस ब्लॉक में दो ही ऐसे लौंडे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, जिनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट, ठीक है, गलत बात है क्या, नई बात समझ आई। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन है फ्लेम टेस्ट से, बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका अच्छा बाउंडेशन नहीं थी न्यूक्लियस के साथ, तभी तो भाग गया, बंधा हुआ नहीं था, तो उसको उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, तो उसको आयनाइज करना भी आसान होगा, तो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फ्लेम टेस्ट, इनमें बातचीत हो गई। अब इसको समझना बेटा, फिर से मैं आ रहा हूं एक और वर्ड पे, कलर एलिमेंट और कलर्ड फ्लेम क्या एक ही बात है, नहीं। कलर्ड एलिमेंट का मतलब पता क्या है, कोई भी लाइट पड़ रही हो तभी कलर दिख रहा है, अच्छा उसको एक्साइट करने के लिए फ्लेम नहीं चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन तो बहुत बाहर बैठा होगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत कम होगी, तो क्या अच्छा बंसन बर्नर के बिना ही हो गया एक्साइट, कलर्ड फ्लेम कलर्ड एलिमेंट में क्या फर्क है भैया, कलर्ड एलिमेंट वैसे एक्साइट हो जाते हैं
अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब बिना फ्लेम के भी हम एक्साइट कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं सुनो, पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन्स सनलाइट से ही एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो इससे कोई फायदा, कोई फायदा? तो इनका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? सोलर सेल बनाने में। अब कोई आपसे पूछे पोटाशियम और सीजियम के ही सोलर सेल क्यों बनाए जाते हैं, तो आपको ये बोलना है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत, इनके इलेक्ट्रॉन सनलाइट से ही। अब बात समझ में आई, कंसेप्ट बना। तो ये थी बातें फ्लेम टेस्ट की, ठीक है। अब फ्लेम टेस्ट में आपको कुछ चीजें और पता करके आनी है। फ्लेम टेस्ट के मतलब बारे में ये 2-3 चीजें पता करके आनी है, और पीछे एक टॉपिक मैंने जो छोड़ा वो क्या है,